दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वेरियस पोस्ट पर एक परमानेंट भर्ती हाल ही में जारी हुई है, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर बात करूं तो ये वैकेंसी एक ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट है, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मार्केटिंग डिवीजन के माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इस भर्ती में सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम के साथ साथ कुछ पोस्टों पर स्किल टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा और इस भर्ती में सिलेक्शन जो आईओसीएल की डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई भी सारी लोकेशंस में ये भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं, इसमें अप्लाई करने के लिए जो पोस्टें रखी गई हैं वो है सबसे पहली जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट। दोस्तों, इस पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 10th पास होने के साथ साथ अगर आपने 2 वर्षीय आईटीआई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी आईटीआई एससीवीटी से हो या एनसीवीटी से। आईटीआई की ट्रेड्स की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फीटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम। अगर इन ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है 2 वर्षीय तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पर आपका एक वर्षीय एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है और अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन अप्रेंटिस आपकी एनसीवीटी से रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से होनी चाहिए। अब यहाँ अगर एक्सपीरियंस की बात आई है तो एक्सपीरियंस के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंस आपको किस तरीके का यहाँ पर चाहेगा। इससे पहले आपको बता दूं, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के जो पोस्ट निकाले गए हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की जो पोस्ट है जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है, इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि हरियाणा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश के लिए 4 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए 1 है, लद्दाख के लिए 6 पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप इन पोस्टों को अलग अलग देख सकते हैं। पंजाब की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे 12 पोस्ट है, राजस्थान के लिए 6 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 45 पोस्ट है, उत्तराखंड के लिए 8 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 3 है, असम के लिए 10 है, बिहार के लिए 9 है, नागालैंड के लिए 7 है, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए 8 पोस्ट है, मध्य प्रदेश के लिए 21 पोस्ट है, महाराष्ट्र के लिए 21 पोस्ट है। एक सेकंड में आपको अच्छे से और बता देता हूँ। महाराष्ट्र के लिए 21 पोस्ट है, दादरा नागर हवेली के लिए 2 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश के लिए 18 पोस्ट है, कर्नाटक के लिए 12 पोस्ट है, केरला के लिए 3 पोस्ट है, पांडिचेरी के लिए 1 पोस्ट है, तमिलनाडु के लिए 13 और तेलंगाना के लिए 1। तो दोस्तों, इस तरीके से आईटीआई पास कैंडिडेट्स इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्टें निकाली, 2 टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के, जिसके भी काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में अदर इन्फॉर्मेशन की, तो आप सभी को बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे कि आईटीआई, तो इन वैकेंसीज इन पोस्ट पर जो हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स जैसे कि बीटेक वाले हुए या फिर बीई वाले, एमबीए वाले, वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। केवल अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो ही आप इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको आपको मेंशन करना होगा। अदरवाइज अगर आगे ये पता चलता है कि आपने कोई और हायर एजुकेशन ले रखी है या किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई जैसे आईटीआई वगैरह, तो वो आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस की, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल का यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के रूप में या तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, यानी जो कंपनीज ज्वाइनिंग के टाइम ऑफर लेटर देती है वो होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, पे स्लिप्स, इंक्रीमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से होना चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस कितने समय तक आपने काम किया है, किस कंपनी में काम किया है और किस प्रकार का काम किया है,
ये सारी चीज़ें हो, ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास जो आपकी कंपनी से मिले हुए ऑफर लेटर हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, पे स्लिप, इंक्रीमेंट लेटर, लिविंग लेटर हो। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो या फिर आपके पास बाकी के जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जिसमें ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, पे स्लिप, ये आपके पास होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो उसमें आपके एक्सपीरियंस की अवधि यानी आपका एक्सपीरियंस कितने वर्ष का हो उसमें ये पता चलना चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस किस टाइप का है, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई की हुई है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपको नहीं यूज़ में लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस है तो भी आपका काम का है, या फिर अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में काम किया है, किसी फैक्ट्री में काम किया है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम किया है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी काम किया है तो भी आप उसको एक्सपीरियंस के रूप में यूज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी एजेंसी के पास काम किया है तो अगर उसने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको यूज़ में लिया, यानी कि मान लीजिए हीरो होंडा का कोई प्लांट है, वहाँ पर आपने काम किया लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू था, किसी एजेंसी के थ्रू था, तो उस एजेंसी का एक लेटर आपको लगाना होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि भाई वो जो एजेंसी है वो हीरो होंडा कंपनी की एक ऑथराइज एजेंसी है, ठीक है, और वहाँ का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कट ऑफ डेट की अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की, तो 31 जनवरी 2025 कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी इस डेट तक आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस डेट से पहले तक के, ठीक है। एसटी, एससी, ओबीसी को यहाँ रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मे वाले आपको आपके सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के। मिनिमम एज की अगर बात करूँ तो मिनिमम 18 वर्ष तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 26 वर्ष है, जो कि 31 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट हो गया, यानी 31 जनवरी 2025 तक अगर आप 18 साल तक हो चुके हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट जैसे कि 26 वर्ष यहाँ पर रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, यानी 31 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, वो 29 वर्ष तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो कंसेशन भी कुछ दिए गए हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, जिसमें उनको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है यहाँ, यानी कि उनका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो उन्हें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए भी उन्हें जो ट्रेन का भाड़ा वगैरह है वो बेयर किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन किस तरीके से होगा यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें आईटीआई पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 101 से 123 नंबर तक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करने के बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये तो आपका सिलेक्शन इसी के अंकों के आधार पर होगा, जबकि जो स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसको केवल आपको मिनिमम मार्क्स जो इसके रखे जाएंगे उसके अनुसार क्वालिफाई करना होगा, केवल क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। बाकी जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीबीटी बेस्ड सीबीटी एग्जाम के आधार पर होगा। इसी तरीके से जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट पर भी सेम ये जो सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी है वो काम करेगी। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट में आपका सीबीटी एग्जाम होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। सीबीटी एग्जाम किस तरीके से होगा ये आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें जूनियर ऑपरेटर की, जिसमें आईटीआई पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जनरल साइंस के 50 मार्क्स का पेपर होंगे आपका, ठीक है। न्यूमेरिक, ये सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेक्शन बी यानी सेकंड जो पार्ट रहेगा इस पर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 20 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटीज़ के 20 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ मार्क्स ओवरऑल रखी गई है सीबीटी एग्जाम की वो 40% रखी गई है, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को इसमें 5% की छूट मिल जाएगी, यानी इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे 40% मार्क्स सीबीटी एग्जाम में, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि किस किस
सिलेबस के अनुसार आपका पेपर होने वाला है। प्रोफेशनल लैंग्वेज वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। और इसमें मिनिमम 40% मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने पड़ेंगे, जबकि SC ST कैंडिडेट को इसमें 5% की छूट मिल जाएगी। 35% में भी उनका यहाँ पर क्वालिफाइंग मान लिया जाएगा। बाकी जिन कैंडिडेट्स के मैक्सिमम मार्क्स हो गए उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होने ही वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो आपका एग्ज़ाम होगा ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। CBT एग्ज़ाम की डेट, टाइम, एग्ज़ाम सेंटर, इसकी सूचना 10 दिन पहले एडमिट कार्ड के माध्यम से मिलेगी। एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको फर्दर हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर CBT एग्ज़ाम के लिए एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट की भी सुविधा रहेगी, जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिंक चालू करके IOCL की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। IOCL की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और आगे की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, CBT एग्ज़ाम के बाद आपको स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। तो इसमें पास करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी कंपोजिट मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें CBT एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स की रैंक रहेगी, जबकि जो स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें कैंडिडेट्स को केवल क्वालिफाई करना होगा, बाकी उसके जो CBT के मार्क्स होंगे उसके आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अप्लाई आपको 3 फरवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025 के बीच में करना है, यानी कि 20 दिन आपको इसके लिए मिलेंगे। अप्लाई करने के प्रोसेस पर अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसको देखने के बाद अप्लाई बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। बिना किसी कंप्यूटर शॉप के माध्यम से केवल आपके मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की फ़ीस की अगर बात करूं तो इसमें जो जनरल OBC AWS कैंडिडेट है उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना होगा। इसमें GST और बैंक चार्जेस अलग से हैं, जबकि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक सर्विसमैन को किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, जिसमें आपको जो आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बनाने हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सर्टिफिकेट बनाने आपको 31 जनवरी तक इसमें कट ऑफ डेट है। डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं आपकी फॉर्म भरने की डेट से तक, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड, कॉल लेटर वगैरह सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह, एग्ज़ाम की डेट वगैरह। यहाँ पर अगर बात करूँ CBT एग्ज़ाम की लोकेशंस की, तो यहाँ पर सिटीज़ बताई गई हैं: विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, वडोदरा, अंबाला, रांची, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, बेरमपुर, गंजाम, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, इन लोकेशंस पर CBT एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं CBT एग्ज़ाम की लोकेशंस। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों डेट्स मैंने आपको बता दी कि 23 फरवरी से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है आपके वो मार्च अप्रैल 2025 में आप डाउनलोड करने के लिए संभावित तिथि बताई गई है, अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की संभावित तिथि बताई गई है वो अप्रैल 2025 बताई गई है। अप्रैल 2025 में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए। इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो अप्रैल या मई 2025 में पब्लिश किया जा सकता है। तो काफ़ी इसमें आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी चीज़ें होने वाली है। एक्सपीरियंस की मैंने आपको बात बता दी है, एक्सपीरियंस किस तरीके का यहाँ पे लगाना है, पोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी है। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको आगे भी इसी तरह की जॉब अपडेट देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं अभी DFCCIL में भी एक परमानेंट भर्ती चल रही है, जिसकी जानकारी भी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और रेलवे ग्रुप D की भर्ती का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।